मेरे स्टूडेंट्स हमेशा आइल्स एसे राइटिंग को लेके परेशान रहते हैं। उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क लगता है और मुझे भी लगता है कि आइल्स एसे राइटिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, इतना डेटा है इंटरनेट पे। एक्चुअली वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आज का हमारा जो ये वीडियो है, हम इसे लेकर आए हैं राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी कि आइल्स आईडीपी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां पर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि वो एस्से से एक्सपेक्ट क्या करते हैं और एक सिंपल सा सैंपल बैंड 9 एस्से दिया है। अगर आपको भी किसी ने ये कहा है कि आइल्स एस्से राइटिंग बहुत डिफिकल्ट है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत एडवांस्ड राइटिंग से ही आप अच्छा बैंड स्कोर कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, अगर आपने अपनी इंग्लिश पे वर्क किया है और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है और अंडर एन एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आपने थोड़ी सी तैयारी की है, कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं, और अगर आप आइल्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं तरीके से, सिस्टम से, और रूल्स को जानते हैं, है ना, मार्किंग स्कीम वगैरह को जानते हैं, तो ये काम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ये मैं आज प्रूव करूंगी अपनी इस वीडियो में कि एक्चुअली आइल्स एसे राइटिंग इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना उसको बना दिया गया है। और मुझे बहुत खराब लगता है कि जब एक सीधी सादी सी सिंपल सी एक्टिविटी को इतना ही मुश्किल बना के प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे पता नहीं कितना ही पहाड़ चढ़ने जैसा काम है। इतना पहाड़ चढ़ने वाला काम नहीं है, काफ़ी सिंपल एक्टिविटी है ये। मेरी स्क्रीन पे मैं आज IELTSIDPindia.com ब्लॉग हम लोग शेयर करेंगे, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ब्लॉग आइल्स बैंड 9 एसेस, इस URL पे हूँ मैं। और देखिए, मैं शुरू से लेकर एंड तक पढ़ूंगी, सैम्पल एस्से भी पढ़ूंगी। अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो मल्टीपल सैम्पल एस्सेस मैं आपके लिए रीड करूंगी, अच्छी तरह इसको डिस्कस करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको समझ आ जाएगा कि आइल्स एस्से राइटिंग एक सिंपल टास्क है, कुछ बेसिक चीज़ों को आपको समझना है बस। तो देखिए ये क्या बता रहे हैं आपको। ये एक ब्लॉग है जिसमें आइल्स बैंड 9 एस्सेस, सैम्पल टास्क 2 आंसर्स विद टिप्स दिए हुए हैं, ठीक है। समरी से ये शुरू करते हैं। लुकिंग फॉर द सीक्रेट टू राइटिंग अ बैंड 9 एस्से इन आइल्स राइटिंग टास्क 2, दिस ब्लॉग कवर्स एक्सपर्ट टिप्स, प्रूवन स्ट्रैटेजीज एंड रियल बैंड 9 आइल्स एस्से सैम्पल्स टू हेल्प यू रीच योर ड्रीम स्कोर। मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत तकलीफ होती है, बट देन मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है तो आई शुड मेक इट। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि ये ब्लॉग कवर कर रहा है एक्सपर्ट टिप्स हैं, इसमें सही टिप्स हैं, प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं, रियल बैंड 9 आइल्स एस्से सैम्पल्स हैं, रियल सैम्पल्स हैं, कोई इधर उधर के लिखे हुए सैम्पल्स नहीं है, बहुत फैंसी सैम्पल्स नहीं है। अ बैंड 9 एस्से इन आइल्स राइटिंग टास्क 2 इज डिफाइंड बाय प्रिसीजन, क्लैरिटी एंड अ सोफिस्टिकेटेड रेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर। क्या होना चाहिए? एक एक्यूरेसी होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। एंड अ सोफिस्टिकेटेड रेंज, एक सोफिस्टिकेटेड रेंज ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर होनी चाहिए, मतलब एक लेवल होना चाहिए आपकी राइटिंग का। ऐसा नहीं कि क्लास 2 के बच्चों की तरह एस्से लिख रहे हैं, क्लास 3 के बच्चों की तरह एस्से लिख रहे हैं। क्लास 2 के बच्चे तो शायद लिख नहीं सकते, क्लास 4 या 5 के बच्चों की तरह आप एस्से लिख रहे हैं बच्चों की तरह, वो ना नहीं होना चाहिए। मैच्योर सोफिस्टिकेटेड वे में आपको ऐसे लिखना चाहिए। इट आंसर्स द क्वेश्चन फुल्ली, प्रेजेंट्स वेल डेवलप्ड आइडियाज, यूजेस कोहेसिव डिवाइसेस स्किलफुली एंड शोज एन एक्सेप्शनल कमांड ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन को आपको फुल्ली आंसर करना है, जितने भी हिस्से हैं क्वेश्चन के, राइटिंग 1 हो या राइटिंग 2 हो या इवन स्पीकिंग भी हो, जो आपसे पूछा जाता है उसको पूरा पूरा आंसर करिए, इधर उधर मत भटकिए। वेल डेवलप्ड आइडियाज होने चाहिए। देखिए, वेल डेवलप्ड आइडिया का मतलब है कि आधी सी बात लिख के नहीं छोड़ देना। अगर आप किसी आइडिया को लेके चल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका कोई एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान में आता है वो लिखिए। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो लिखना ही है इससे में। कोहेसिव डिवाइसेस स्किलफुली, तो कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं? लिंकिंग का जो काम होता है ऐसे राइटिंग में, वो ये कोहेसिव डिवाइसेस करते हैं। आप हमारा आई बटन में दिया हुआ वीडियो एक्सेस कीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस होंगे तो हम देंगे, तो आपको समझ आएगा कि कोहेसिव डिवाइसेस, देखिए, राइटिंग में वो हैं जो आपकी राइटिंग को, चाहे ऐसे राइटिंग हो या कुछ भी हो, उसको बांधने का काम करते हैं, एक फ्लो देते हैं उसको। बिखरी बिखरी सी राइटिंग हो नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि अभी कुछ लिखा। कॉन्ट्रास्ट है तो उसको ठीक से प्रेजेंट करना,
कुछ एडिशनल अगर आप किसी मुद्दे पे लिख रहे हैं तो उसको ठीक से प्रेजेंट करना। बट जरूरी है कि आप इन कोहेसिव डिवाइसेस को स्किलफुली यूज करें, क्योंकि अगर आप इनको ठीक से यूज नहीं करते, बेसिकली होता क्या है, या तो बिल्कुल यूज नहीं करते या ओवर यूज करते हैं। मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो लिखते ठीक से नहीं है या अच्छे से नहीं लिखते, बट वो एक चीज का इतना ओवर या गलत जगह पे यूज करते हैं कि उनकी राइटिंग खराब हो जाती है, स्पीकिंग भी खराब होती है। इस वजह से मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को कम मार्क्स लाते देखा है, क्योंकि वो ओवर कर जाते हैं। इफ यू आर एमिंग फॉर IELTS Band 9 essays, this article breaks down what makes them stand out and how you can write one too. फिर उसके बाद है हेल्प मी विद दी IELTS रजिस्ट्रेशन, ये हमें नहीं करना। गेट अ ड्रीम प्रेपरेशन पैक फॉर IELTS, अभी ये भी नहीं कर रहे। तो हम आ गए अपने आर्टिकल पे। हाउ टू राइट अ 9 बैंड एसे इन IELTS राइटिंग टास्क, कैसे लिखना है, इन्होंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं। Achieving a band 9 in IELTS writing requires more than just good English. Here's a step-by-step method for 9 band essay writing task. Step by step आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ अच्छी इंग्लिश ही नहीं चलती, उससे थोड़ा ज्यादा आपको चाहिए। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप, सबसे पहले आप क्वेश्चन का टाइप समझिए। आपको पता है कि एसे राइटिंग में, IELTS एसे राइटिंग में मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक IELTS एग्जाम में तो एक ही होता है, पर कई तरह की एसे राइटिंग होती है। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप को अंडरस्टैंड कीजिए। इज इट एन ओपिनियन एसे, इज इट अ डिस्कशन एसे, इज इट अ प्रॉब्लम सोल्यूशन और डबल क्वेश्चन एसे, क्या ये एक ओपिनियन एसे है, क्या एक डिस्कशन एसे है, क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन और डबल क्वेश्चन एसे है। तो उस चीज को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसे का टाइप क्या है। प्लान योर एसे बिफोर यू राइट, इस बात को हम भी हर बार कहते हैं, कहते ही जा रहे हैं शुरू से, कि बिना प्लानिंग के आप एसे राइटिंग नहीं करेंगे। करते हैं तो गलतियां होती हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, क्वेश्चन कुछ होता है, लिख के कुछ और आ जाते हैं, लिखने के बाद याद आता है कि भैया ये भी लिखना चाहिए था। प्लानिंग आपको वो एक पॉज देती है, आपको कूल करती है, आपको टाइम देती है कि आप एक फ्रेमवर्क बनाएं अपनी एसे राइटिंग का, और फिर उस फ्रेमवर्क पे आप अपनी राइटिंग करें, उसको एक्सपैंड करें। प्लानिंग में आपको कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एक रफ पेज लीजिए, उस पर छोटा छोटा इंपॉर्टेंट वर्ड्स और अपने कोर आइडियाज लिखिए। कैसे आप पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे अपनी राइटिंग को, वो लिखिए, और किस पैराग्राफ में फिर आप क्या एग्जाम्पल लेंगे वो लिखिए। तो इतना लिख के आप अपनी राइटिंग शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी राइटिंग में एक तो रीवर्क बहुत कम होगा और स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाती है। चूज क्लियर आर्ग्यूमेंट्स विद एग्जाम्पल्स। टिप, प्लानिंग प्रिवेंट्स कंफ्यूजन and helps maintain coherence, essential for IELTS Band 9 writing samples. प्लानिंग, वही मैंने आपसे कहा, कंफ्यूजन हटाएगा, एक कोहेरेंस आपकी राइटिंग में बनी रहेगी। राइट अ पावरफुल इंट्रोडक्शन, ये पॉइंट 3 है। इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहां से आपकी राइटिंग की शुरुआत होती है और हर कोई आपको फिर वहां से जज करता है। बेसिकली अगर इंट्रोडक्शन ही बुरी होगी तो रीड करने वाले का पहले ही वो एक दिमाग में आ जाता है कि भाई ये क्या लिखा है। और इंट्रोडक्शन जनरली इतनी मुश्किल होती भी नहीं है। आंसर दीज, इन 3 चीजों को ध्यान में रख के आपने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है। व्हाट्स द टॉपिक अबाउट, व्हाट्स योर ओपिनियन और मेन आर्ग्यूमेंट, व्हाई इज दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट। इस चीज को ना हम कम बैक करेंगे जब हम अपना सैंपल पढ़ेंगे, कि योर थीसिस शुड डायरेक्टली एड्रेस द क्वेश्चन, दिस सिग्नल्स बैंड 9 लेवल क्लैरिटी। आपका जो थीसिस है, जो आप अपना उसमें आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वो डायरेक्टली एड्रेस करना चाहिए क्वेश्चन को। ये बताता है कि आपके अंदर बैंड 9 लेवल की क्लैरिटी है या नहीं, आपकी राइटिंग में वो क्लैरिटी है या नहीं। देखिए, मैं इस चीज पे वापस आऊंगी जब हम आगे अपना एसे पढ़ेंगे, बट अभी इस चीज को ध्यान रखिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक क्लैरिटी दिखनी चाहिए कि आपको टॉपिक समझ आ गया है और आपका ओपिनियन या मेन आर्ग्यूमेंट क्या है वो उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ्स। आप जानते हैं कि पैराग्राफ्स का एक स्ट्रक्चर होते हैं, कई किस्म के स्ट्रक्चर्स फेमस हैं। एक है टीन, पर हमेशा हम स्टार्टिंग एक टॉपिक सेंटेंस से करते हैं, जो सॉर्ट ऑफ एक इंट्रोडक्शन की तरह काम करते हैं। देखिए, राइटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक इंट्रोडक्शन होती है, एक कंक्लूजन होती है और बीच में फिर मेन कंटेंट होता है। इसी तरह से पैराग्राफ के अंदर भी यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो टॉपिक सेंटेंस आपका क्लियर होना चाहिए,
वो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ किस कोर आइडिया को लेकर लिखा गया है वो इस टॉपिक सेंटेंस से पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। एड सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। यूज एडवांस्ड वोकैबुलरी एंड ग्रामर। एडवांस वोकैबुलरी, देखिए मैं बार बार कहती हूँ, एडवांस वोकैबुलरी क्या जरूरी नहीं है कि आप कॉन्टेक्स्ट से हट के कुछ भी लिख दें। कोई अच्छा शब्द सीखा, मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ होता है, नया शब्द कोई सीख के आते हैं फिर उनका बहुत मन करता है कि उसको कहीं यूज करें। ऐसा नहीं करना, आपको वोकैबुलरी फिट होनी चाहिए। एडवांस का मतलब ये है कि अगर ये नहीं कि आप हर जगह गुड लिख रहे हैं, दिस वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, गुड की जगह आप कभी फाइन, कभी सुपीरियर, डिपेंडिंग अपॉन कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या फिट होता है। इन चीज़ों पे भी हमारे कई वीडियोस रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। बहुत बेसिक या बहुत जनरल से शब्द मत यूज़ कीजिए, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ कीजिए। द वेदर इज प्लेजेंट, ठीक है, वेदर के लिए जनरली हम ये शब्द यूज़ करते हैं प्लेजेंट, तो उसको यूज़ कीजिए। ये ना कहिए कि भैया वेदर वॉज गुड। एक एग्जाम्पल है, कनेक्ट आइडियाज यूजिंग लिंकिंग फ्रेजेस। लिंकिंग फ्रेजेस में क्या है, हाउ एवर, मोर ओवर, इन कॉन्ट्रास्ट। तो इस तरह के जो शब्द हैं या मल्टीपल वर्ड्स का जो सेट्स होते हैं, ये आपके वेरियस पार्ट्स ऑफ दी एसे को ज्वाइन करते हैं। दीज फीचर्स आर व्हाट सेपरेट IELTS Band 9 essays from low scoring ones. Use a wide range of vocabulary and sentence structures. Wide range of vocabulary, again एक ही शब्द को बार बार लिख रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा शब्द लिख रहे हैं। सिनोनिम कंट्रोल, सिनोनिम कंट्रोल मैंने आपसे कहा कि सही सिनोनिम यूज़ करें, पहला तो वर्ड सही होना चाहिए। फॉर्मल एकेडमिक टोन, आपकी टोन पूरी तरह से फॉर्मल होनी चाहिए, एक एसे वाली टोन होनी चाहिए। बहुत कैजुअल क्या मतलब, बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होनी चाहिए आपकी राइटिंग। ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप कहेंगे तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। सेंटेंसेस मिक्स्ड होने चाहिए, सिर्फ सिंपल सेंटेंस लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा। सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें एक क्लॉज होता है। कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इनका एक मिक्स होना चाहिए। पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि आपको अंग्रेजी की एक ब्रॉड रेंज पे जानकारी है, ठीक है। यूज टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी। मैंने अभी आपसे कहा कि वेदर प्लेजेंट होता है या वेदर कई बार हार्श होता है, तो वो एक टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी ही यूज करें। हर सिचुएशन की, हर टॉपिक की कुछ बहुत सा कॉमन भी होता है, बट कुछ स्पेसिफिक वोकैबुलरी भी होती है, उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। अवॉइड रेपिटेशन एंड प्रूफ रीड फॉर एक्यूरेसी। रेपिटेशन को अवॉइड कीजिए, पूरी तरह अवॉइड कीजिए। एंड प्रूफ रीड फॉर एक्यूरेसी, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ही बात को बार बार मत लिखिए, एक ही शब्द को बार बार मत लिखिए। प्रूफ रीड फॉर एक्यूरेसी का मतलब है कि एक बार आपने लिख लिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जल्दबाजी में अपना पेपर देकर मत आ जाइए, ठीक है। उसको फिर रीड कीजिए। मैं कई ऐसे लिखे हैं मैंने, उसके बावजूद मेरे राइटिंग में गलती हो जाती है, गलती सबसे होती है, पर अगर आप उसे एक बार, और अगर टाइम बचता है तो दोबारा पढ़िए, देखिए आपको कई बार एक बैंड का डिफरेंस भी मिल जाएगा। आप खुद हैरान होंगे कि आपने अपनी गलती पकड़ ली है। तो प्रूफ रीड करना ही है, लिखने के बाद उसे रीड करना है। राइट एंड इफेक्टिव कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए और कंक्लूजन का एक इम्पैक्ट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। रीफ्रेज योर थीसिस एंड समराइज की आर्ग्यूमेंट्स। कई बार हमने आपको बताया है कि किस तरह कंक्लूजन लिखा जाता है। डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज। कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया पॉइंट, कोई भी नया आर्ग्यूमेंट आप कंक्लूजन में नहीं लिखेंगे। जिस थॉट के साथ आप शुरू हुए थे, उसी थॉट को, उसी आर्ग्यूमेंट को, उसी थीसिस को अब यहाँ पर आप और नए शब्दों में लिखेंगे और एक जोर लगाकर, अगर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक जोर लगाकर उस बात को कहेंगे। कई हमने एसेस डाले हैं, उन सब में आपको ये मिल जाएगा। आप हमारे एसेस की जो सैम्पल्स हैं उनका एक प्लेलिस्ट है, उसको गो थ्रू कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। कुछ एसेस तो बहुत देखे गए हैं। अच्छा, अब यहाँ आपको एक एसे का सैम्पल है, लेटेस्ट IELTS Band 9 एसे सैम्पल 2025 अपडेटेड, ये हैवी लेटेस्ट। These IELTS Band 9 essay samples will show you how top scorers write under exam conditions. इनको एक बार गो थ्रू करते हैं, एक देख लेते हैं।
IELTS essay writing sample, advantages and disadvantages of technology in education। तो ये क्या है, advantages, disadvantages और कौन सा दूसरे को आउटवे करता है, वो essay टाइप है, उसको लिख रहे हैं। आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर कि एक इंट्रोडक्शन है, एक बॉडी पैराग्राफ 1 है जिसमें एडवांटेजेस एनालाइज किए गए हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 है जिसमें डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया गया है, बॉडी पैराग्राफ 3 है जिसमें ये बताया गया है कि बेनिफिट्स आउटवे करते हैं ड्रॉबैक्स को, और फिर एक कंक्लूजन है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। In recent times, technology has significantly impacted the education sector, bringing both advantages and challenges. This essay will explore the benefits and drawbacks of integrating technology into education and will argue that the positive aspects outweigh the negatives. In recent times, ये इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। ये एक किस्म से जनरल किस्म का सेंटेंस होता है। टेक्नोलॉजी ने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है एजुकेशन सेक्टर को, जिससे both advantages and challenges आए हैं। This essay will explore the benefits and drawbacks of integrating technology into education and will argue that the positive aspects outweigh the negatives। 2 sentences का ये इंट्रोडक्शन है, और पहले में उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दी है, दूसरे में अपना थीसिस दिया है, ये बताया है कि एस्से में होगा क्या आगे जाके, और फिर अपना स्टैंड भी बता दिया है। दिस एस्से विल एक्सप्लोर द बेनिफिट्स। बैंड 9 एस्से के लिए आपको इंट्रोडक्शन में अपना स्टैंड लिखना चाहिए। बॉडी पैराग्राफ 1 जहां एडवांटेजेस को डिस्कस किया गया है। अ की बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। की बेनिफिट, सबसे पहले यहाँ पर जो उन्होंने एडवांटेज लेकर वो चले हैं, वो लेकर चले हैं एक्सपेंशन। ठीक है, interactive multimedia tools enable students to access a broad range of information and resources, facilitating a deeper understanding of complex topics। देखिए, इसमें आप देखिए कि किस तरह से कुछ बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ है, किस तरह से बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ है। की बेनिफिट है ना, मैं मेन बेनिफिट भी लिख सकती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी लिख सकती थी, बट की बेनिफिट, ये डिफरेंस है एक सोफिस्टिकेटेड एस्से राइटिंग वोकैबुलरी में और एक बड़ी मामूली सी राइटिंग में या बैंड 7 की राइटिंग में। इन एजुकेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एक्सपेंशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है। शब्दों पे ध्यान दीजिए और देखिए कि आपकी राइटिंग में और इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सा, बहुत एक कंट्रोल्ड एस्से है। किसी ने, ऐसा नहीं है कि 350 शब्द लिख दिए। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया टूल्स, थोड़ा सा टेक्निकल एस्से है तो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज की है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया टूल्स, आपको पता है कि इंटरनेट पे या अदरवाइज मल्टीमीडिया टूल्स हैं जो इंटरैक्टिव इन नेचर हैं, जिनसे पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो इंटरैक्ट कर सकता है। एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सेस अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। पढ़ाई के रिसोर्सेज, ब्रॉड रेंज माने बहुत एक बड़ी रेंज के इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हम एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है ये इंटरनेट पे बहुत मटेरियल है पढ़ने के लिए, वही बात यहाँ की गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह की गई है। फैसिलिटेटिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। फैसिलिटेटिंग का यहाँ मतलब है हेल्पिंग, हेल्पिंग भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा है फैसिलिटेटिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। दिस इज a sophisticated paragraph। फिर एक और रीजन दिया, टेक्नोलॉजी ऑल्सो एनहांसेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड सपोर्ट्स एक्टिव लर्निंग थ्रू पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स। टेक्नोलॉजी एनहांस करती है स्टूडेंट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट माने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सब पढ़ सकते हैं। आप भी देख रहे हैं कि इंटरनेट के इतने बड़े पैमाने पे एक्सेस होने से बहुत से बच्चे जो पहले पढ़ नहीं पाते थे या उन्हें उस तरह के रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन या उस तरह की एजुकेशन नहीं मिलती थी, कितने सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे इतने फेमस हैं, उसी की यहाँ बात कर रहे हैं कि बढ़ावा देता है। एनहांस करना माने बढ़ावा देना, स्टूडेंट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट माने स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, एंड सपोर्ट एक्टिव लर्निंग थ्रू पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स। देखिए, हो सकता है आपको लगे कि आप
इस तरह का नहीं लिख सकते, बट आप लिख सकते हैं विद सम प्रैक्टिस। यहाँ इन्होंने दो बातें की हैं। एक तो ये है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की, क्योंकि रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, और मल्टीमीडिया टूल्स के होने से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी वो समझ पाते हैं। टेक्नोलॉजी ऑल्सो एनहांसेस स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड सपोर्ट्स एक्टिव लर्निंग थ्रू पर्सनलाइज्ड एंड इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स। पर्सनलाइज्ड भी की जा सकती है लर्निंग को, एज पर स्टूडेंट्स चॉइस वो चूज कर सकता है, क्योंकि चॉइसेस ज़्यादा हैं। और इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स, और टीचिंग मेथड्स और ज़्यादा इंटरैक्टिव हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ सिर्फ इंटरनेट की ही बात नहीं है, बहुत से और इंटरैक्टिव मेथड्स हैं जो स्कूल्स में यूज़ होते हैं, उन्होंने उन सब की बात की है। पर जिस भी चीज़ की बात की है, बात यह है कि बात को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया गया। तो इन वर्ड्स को आप चेक कीजिए। बॉडी पैराग्राफ 2, डिसएडवांटेजेस। Despite these benefits, using technology in education has some drawbacks. For example, excessive dependence on technology may reduce face-to-face interactions and impede the development of important social skills. ये वही डर है जो आजकल लोग दिखाते हैं। Despite these benefits, इन benefits के बावजूद, despite का मतलब होता है बावजूद, इन benefits के बावजूद, ये जो शब्द है ना, despite these benefits, ये लिंकिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ लिंकिंग हो रही है। पहले हमने एडवांटेजेस दिए, फिर जब अब हम दे रहे हैं डिसएडवांटेज, तो रीडर को ये पता लगे कि ये डिसएडवांटेज की बात हम कर रहे हैं। शुरुआत हमने की डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स, बात साफ हो गई कि अब डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं लिखेंगे कि नाउ वी विल डिस्कस दी डिसएडवांटेजेस, हम ये लिखेंगे कि डिस्पाइट दीज बेनिफिट। जब आप बात को कुछ एक कॉन्ट्रडिक्शन के साथ देते हैं तो फिर हम इस तरह से लिखते हैं। For example, excessive dependence on technology may reduce face-to-face interactions and impede the development of important social skills. कि वो important social skills की development को बाधित करते हैं टेक्नोलॉजी। तो मैं अब इसका एक एक मतलब नहीं बताऊंगी, बट बात ये है कि आप समझिए कि किस तरह से लिखे हुए हैं, कैसे गागर में सागर समेटा हुआ है, ऐसे हम हिंदी में कहते हैं कि बहुत थोड़े में काफी बड़ी बात की हुई है। मेरा भी लिखने का यही स्टाइल है और मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। Additionally, the presence of inaccurate or biased information online can challenge the reliability and accuracy of academic sources. तो दूसरी बात यह है कि बड़े mature arguments हैं लिखने वाले की, कि जो content है वो inaccurate हो सकता है या biased हो सकता है। स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाता है या कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो content बहुत checking के बाद, बहुत review के बाद, बहुत experts की राय लेने के बाद बनाया जाता है। पर online कुछ भी available हो सकता है और बच्चे गलत पढ़ सकते हैं, जैसे बहुत सी YouTube channels हैं। बॉडी पैराग्राफ 3, बेनिफिट्स आउटवे ड्रॉबैक्स। इस तरह से नहीं लिखेंगे आप, ये जो बोल्ड में लिखा है, जो कंटेंट है बस वही लिखेंगे। नेवरदलेस द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फार सरपास इट्स ड्रॉबैक्स। नेवरदलेस, फिर भी, ठीक है, इसके बावजूद भी, द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं एजुकेशन में, फार सरपास करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सरपास करते हैं अपने ड्रॉबैक से। Integrating technology helps bridge traditional teaching with the digital era. टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना डिजिटल एरा और ट्रेडिशनल टीचिंग के बीच का एक ब्रिज का काम करता है। देखिए, ब्रिज यहाँ पर एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। ब्रिज करने की, उस दूरी को कवर करने को ब्रिज कहते हैं। तो मुझे I can tell you this is beautiful writing, equipping students with the skills required for career dependent on technological proficiency. Students को equip करना with the skills required for careers dependent on technological proficiency. Skills required for careers, ऐसे skills जो ऐसे careers के लिए required हैं जो technological proficiency मांगते हैं। Technology also supports distance learning, reaching students in remote areas or those with limited access to एजुकेशनल रिसोर्सेज। सो आई कैन टेल यू कि हाँ, ये सच है। आज मुझे बहुत खुशी होती है ये बोलते हुए कि जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था तो शायद 1 लाख बच्चे भी उसके लिए नहीं बैठे थे, और आज लगभग 15 लाख बच्चे बैठते हैं, और मुझे लगता है इंटरनेट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो वो जो भी है, आप इसकी लैंग्वेज देखिए, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इतने भी डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, बहुत अप्रोप्रिएटली यूज्ड वर्ड्स हैं, लेकिन अच्छे वर्ड्स हैं।
इम्प्रेसिव वर्ड्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हैं, जो शुरू में हमने एक वर्ड पढ़ा था ना सोफिस्टिकेटेड, वो है। कंक्लूजन में देखिए, टू सम अप, टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन बाय एनहांसिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड फॉस्टरिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट। टू सम अप, जरूरी नहीं है कि अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो इस तरह के किसी फ्रेज से आप शुरुआत करें, बट although there are some disadvantages, the benefits of integrating technology into education outweighs the drawbacks. अब यही बात नए शब्दों में कही गई है। Educators should maintain balance between traditional methods with technological tools to optimize the effectiveness of both. Last sentence नहीं भी लिखते चलता, ये एक सजेशन है जिसकी मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, बट इस ऐसे का ये पार्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह अपनी सजेशंस देते रहें। That's what I want to say. I just want you to go through this page, understand what IELTS actually wants from you. कोई बहुत फैंसी अतरंगी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़े सीधे साधे से और बट सोफिस्टिकेटेड एसेस आपको लिखने हैं। राइटिंग 1 भी आपकी, राइटिंग 1 थोड़ी सिंपल होती है, बट दिस इज़ व्हाट IELTS वांट्स फ्रॉम यू। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि IELTS आपसे चाहती क्या है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे IELTS से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।